विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में आज हम मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के संबंध में अध्ययन करेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जिन बातों में इस संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित हो कि वह अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। विद्यार्थियों, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के भाग 1 में दिया गया है। मित्रों, भारत में संघ की भांति राज्यों में भी चूंकि संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, इसलिए राज्यों की जो मंत्रिपरिषद है उसकी वो सभी विशेषताएं होती है जो कि केंद्र की संसदीय प्रशासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद की होती है। विद्यार्थियों, राज्यों की शासन प्रणाली में भी एक विशेषता यह भी पाई जाती है कि राज्यपालों को कुछ क्षेत्रों में स्वविवेकीय कार्य करने के अधिकार दिए गए हैं और ये क्षेत्र मंत्रिपरिषद से पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य है, कुछ क्षेत्रों के संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है। विद्यार्थियों, यदि हम इसके फीचर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फीचर्स देखें, इसकी विशेषताएं देखें, तो इसकी पहली विशेषता ये दिखाई देती है कि मंत्रिपरिषद और विधानमंडल के मध्य एक अटूट संबंध होता है। मित्रों, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद और व्यवस्थापिका में अभिन्न संबंध होता है और मंत्रिपरिषद के सदस्य अनिवार्यतः व्यवस्थापिका के भी सदस्य होते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है, जो कि राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के भीतर राज्य की विधानसभा का सदस्य बन जाना आवश्यक होता है। अन्यथा उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद के सदस्य विधानमंडलों की बैठकों में भाग लेते हैं, विधायकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं तथा सरकार की नीति और कार्यक्रमों के पक्ष में अपने विचार रखते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्य एक और विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं, साथ ही दूसरी ओर शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो दूसरा फीचर्स हमें दिखाई देता है वह है राजनीतिक सजातीयता। इसका तात्पर्य यह है
इसका अभिप्राय यह है कि मंत्रिमंडल के सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं अथवा एक ही राजनीतिक दल के साथ साथ एक ही विचार और सिद्धांतों पर सहमत होते हैं। अतः उनके विचार, उनके सिद्धांत जब में एकता होती है और राजनीतिक सजातीयता का सहभागी सिद्धांत यह है कि सहचारिता के अनुरूप सभी पॉलिटिकल पार्टीज के सदस्य एक सूत्र में बंधे रहें। इसका एक अन्य अर्थ यह भी है कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्य मिलजुल कर संयुक्त रूप से कार्य करेंगे और भारत में चौथे आम चुनाव के बाद से संयुक्त मंत्रिमंडलों का निर्माण होना प्रारंभ हो गया था, किंतु यह व्यवस्था अब लंबे समय तक कभी चलती है और कभी बिखरती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कभी गठबंधन की सरकार रहती है, कभी नहीं रहती। मित्रों, इसके अलावा इसकी जो तीसरी विशेषता हमें दिखाई देती है वह है मुख्यमंत्री का नेतृत्व। जैसा कि नाम से विदित है, मंत्री परिषद के शासन में मुख्यमंत्री नेतृत्व के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है, उनके विभागों का वितरण करता है, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करता है, उनकी कार्यशैली का निरीक्षण करता है और उन्हें पद से हटा भी सकता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद की बैठकों में अध्यक्षता करता है और उसकी कार्रवाई का संचालन करता है। मित्रों, इसके अलावा इसकी जो चौथी विशेषता है वह है सामूहिक उत्तरदायित्व। जैसा कि नाम से विदित है, संविधान के अनुच्छेद 164 के 2 उपबंध के अनुसार मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी और इस उपबंध में 2 तत्व हमें दिखाई देते हैं। पहला, मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, अर्थात मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर बनी रह सकती है जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद की अनुदान मांगों में कटौती का प्रस्ताव पास कर दे अथवा सरकार द्वारा प्रस्तुत विधेयक को अस्वीकार कर दे अथवा मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना होगा। इसका जो दूसरा तत्व है वो यह है कि समस्त मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है और इसका अर्थ यह है कि यदि विधानमंडल किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे तो न केवल उस मंत्री को बल्कि समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। किसी एक मंत्रालय की अनुदान मांगों में कटौती करने या अस्वीकार करने का अर्थ यह होता है कि विधानसभा ने समस्त मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास को प्रस्ताव को पारित कर दिया है, इसलिए समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसकी जो 5वीं विशेषता हमें दिखाई देती है वो है गोपनीयता, सीक्रेसी। वो क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 164 के उपबंध 3 के अनुसार किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले पूर्व राज्यपाल उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा और इस शपथ के द्वारा इस बात के लिए वह प्रतिबद्ध हो जाता है कि मंत्रिपरिषद की बैठकों में हुए विचार विमर्श का
तथा वहां पर लिए गए निर्णयों को वो अपने तक ही सीमित रखेगा, उनको वो कहीं प्रकट नहीं करेगा। यदि कोई विचार प्रकट और प्रकाशित करना है तो इस विषय के पूर्व वो मंत्री परिषद से सलाह लेगा और मंत्री परिषद इस मामले में निर्णय लेगी। मंत्री परिषद में जिस समय विचार विमर्श हो रहा होता है उस समय प्रत्येक मंत्री अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु जब तक एक बार निर्णय हो जाता है तब तक वह पूर्ण मंत्री परिषद का निर्णय माना जाता है। और यदि कोई मंत्री जो मंत्री परिषद के किसी निर्णय से सहमत नहीं हो तो अपनी असहमति को सार्वजनिक रूप से व्यक्त करना चाहे तो ऐसा वह मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने के बाद ही कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण मंत्री परिषद के समस्त सदस्य एक दूसरे से सामूहिक रूप से बंधे रहते हैं। विद्यार्थियों, अब हम चर्चा करते हैं कि मंत्री परिषद का जो गठन है वो किस प्रकार होता है, कौन से अनुच्छेद से होता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 163 के उपबंध 1 के अनुसार जिन बातों में इस संविधान के द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वे अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। विद्यार्थियों, आर्टिकल 164 के उपबंध 1 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। विद्यार्थियों, मंत्री परिषद की गठन की विधि इस प्रकार है कि आम चुनाव के बाद राज्यपाल विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। समस्त राज्य मंत्रियों के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया है जो विधानमंडल का सदस्य नहीं हो तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर विधानमंडल की सदस्यता को ग्रहण करना होता है। यदि वो इस समय इस पद को ग्रहण नहीं कर पाता तो अपने पद से उसको त्यागपत्र देना होता है, अपने मंत्री पद से उसको त्यागपत्र देना होता है। विद्यार्थियों, मंत्रियों को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए गए कानून में निर्धारित वेतन और भत्ते समय समय पर मिलते रहते हैं। मंत्रियों की 3 प्रकार की श्रेणी होती है। पहली प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत कैबिनेट स्तर के मंत्री आते हैं, दूसरी प्रकार की श्रेणी के अंदर राज्य स्तर के मंत्री आते हैं और तीसरी प्रकार की श्रेणी के अंदर उप मंत्री आते हैं। विद्यार्थियों, मंत्री परिषद की इन तीनों श्रेणियों के मंत्रियों के बाद मंत्री परिषद के समस्त मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बने रह सकते हैं, अर्थात उनकी इच्छा के अनुसार ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। परंतु विद्यार्थियों, यहाँ जानना आवश्यक है, समझना आवश्यक है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत का तात्पर्य यहाँ पर मुख्यमंत्री से है, क्योंकि राज्यपाल अपने समस्त कार्यों को मंत्री परिषद की सलाह, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, से ही करता है। मंत्री सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और प्रत्येक मंत्री को राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मित्रों, राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है और यह मुख्यमंत्री की इच्छा
और परिस्थितियों पर छोड़ दी गई है, इसलिए यह प्रत्येक राज्य में दूसरे राज्य से भिन्न भिन्न पाई जाती है। मंत्रियों में विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री की इच्छा अनुसार ही होता है और वह अपने विभागों में फेरबदल भी कर सकता है। मित्रों, यदि हम चर्चा करें कि मंत्रिपरिषद के क्या कार्य हैं, तो उसमें पहला कार्य हमें दिखाई देता है राज्य और शासन की नीति और कार्यक्रमों का निर्धारण करना। शासन सत्ता की नीति और कार्यक्रम को बनाना, इसके अलावा विधायी कार्यक्रम को निश्चित करना। तीसरा इसका जो कार्य दिखाई देता है वह विधेयकों को तैयार करवाकर उन्हें विधानमंडल में प्रस्तुत करना और उन्हें पारित करवाना। इसके अलावा इसका जो चौथा कार्य हमें दिखाई देता है वह बजट तैयार करना तथा वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत करवाना। पांचवा इसका जो कार्य दिखाई देता है वह व्यक्तिगत मंत्रियों का विभाग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। इसका जो छठवां कार्य है वह विधानमंडल में सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना और सरकारी नीतियों को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों, इसके अलावा इसका जो सातवां कार्य दिखाई देता है वो है क्षमा प्रदान करने के संबंध में निर्णय लेना। और क्षमा प्रदान करने का कार्य राज्यपाल का होता है, लेकिन उसको सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही सलाह देते हैं। आठवां इसका कार्य है एडवोकेट जनरल राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों तथा जिला जजों की आदि की नियुक्ति करना। और नौवां कार्य हमें जो दिखाई देता है वह राज्य शासन के विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना। विद्यार्थियों, इसके अलावा राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में क्या संबंध होते हैं, विधानमंडल और मंत्रिपरिषद में क्या संबंध होते हैं, ये कैसे कार्य करते हैं, इसके संबंध में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।